हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बेस्ट हैंड रिटर्न नोट्स। ठीक है, तो आज इन नोट्स की पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन नोट्स के अंदर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, और इस चैप्टर को इन नोट्स के ज़रिए पूरा समझेंगे। जितने भी चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने आपको ये पिंक जो येलो हाईलाइटर है उससे हाईलाइट कर दिए। सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करा है जो कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले ही हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, इन नोट्स को कवर करने के बाद आपको एनसीईआरटी या फिर किसी रेफरेंस बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्हीं नोट्स के ज़रिए आप जो है पूरे चैप्टर को ढंग से समझ सकते हो। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं इस पूरे चैप्टर को आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है और लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपने अभी तक सबसे पहले चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला पॉइंट जो है इस चैप्टर में समझने वाली बात है कि इसमें लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली बात है कि लाइफ प्रोसेस आखिर क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थ्योरेटिकली टर्म्स में कि लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए और भी दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए कुछ लाइफ में प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती हैं जो कि उनकी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है, जब उनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करेगी तभी तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पर एग्जिस्ट कर पाएगा पूरे ढंग से। इसलिए वही सारी प्रोसेसेस जो कि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होती हैं, उन्हीं सारी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेसेस भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करा गया है कि लाइफ प्रोसेस जो है वो कई तरह की होती हैं। जैसे कि सबसे पहली लाइफ प्रोसेस होती है आपकी ग्रोथ। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर वो कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो, उसकी लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है उसकी ग्रोथ होती है, उसका इवोल्यूशन होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि विद अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ग्रोथ को परफॉर्म करता रहता है और उसकी बॉडी साइज में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके शेप में, उसके स्किन में जो ग्रोथ होती है, जो उसकी बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है आपकी डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बीइंग जो भी फूड इनटेक करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जब वो खाना जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। फिर आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब तो आप सभी को पता ही है कि बहुत ही बेसिक टर्म है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ह्यूमन बीइंग जो है सांस लेता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर चौथी आती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करती हैं, सर्कुलेट होती हैं। ठीक है, वो सारी प्रोसेस क्या होती है, उसे सर्कुलेशन बोलते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक ही जगह पर तो सारी चीज़ें नहीं होती, हमारे पूरी बॉडी के अंदर चीज़ें जो है वो सर्कुलेट होती रहती हैं बाय ब्लड। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। फिर पांचवी प्रोसेस आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बीइंग जब खाना खाता है, फूड को इनटेक करता है, तो उस फूड को इनटेक करने के बाद जब वो हमारी बॉडी के अंदर फूड जो है वो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस फूड को बाहर निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी से, और ताकि वो फूड जो है वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे, इसलिए जो है हमारी बॉडी से फूड को क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं और लाइफ प्रोसेस कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए सबसे पहले उसकी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, उसके फूड इनटेक की कि कौन कौन सा फूड मटेरियल वो जो है अपने बॉडी के अंदर इनटेक करता है, तभी जो है उसकी जो पूरी लाइफ है, उसका जो लाइफ का सर्वाइवल है वो चलता है। न्यूट्रिशन जो है दो तरह के इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, और दूसरा पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है।
तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। आपने सभी ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी कि प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉप का सिंपली ये मतलब होता है कि वो चीज़ें जो अपना खाना खुद बना सकें, यानी कि खुद अपना फूड जो है वो क्रिएट कर सकें, ठीक है। जब वो खुद अपना फूड जो है वो जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, या फिर ऑटोट्रॉफिज्म भी कह सकते हो आप, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, ये एक काफ़ी छोटा सा और बेसिक सा पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को जो है मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट भी डिस्कस करना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, तो एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे प्राणी जो कि किसी और के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम जो है डिपेंड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे के ऊपर अपने फूड के लिए, ठीक है। प्लांट से हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से भी हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स जो है वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ऑटोट्रॉप्स खुद अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो दो तरह के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आप पॉइंट पढ़ो कि काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक खाना बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करा जाता है फूड को क्रिएट करने के लिए या फिर फूड को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आते हैं आपके हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स के पास खुद की एबिलिटी नहीं होती अपना फूड बनाने के लिए, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर देयर फूड, इसलिए वो ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड बनाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो हेटरोट्रोप्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए उन्हें हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की दोबारा से। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल्स भी आएंगे। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रोप्स बोला जाता है जिनके अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जांपल हो गए ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोसेस आपको दे रखी है कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑटोट्रोप्स यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ऑटोट्रोप्स और उसे कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स में। यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी वो ऑर्गेनिक मतलब कि खाना बना लेते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं जिसकी मदद से उन्हें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये आपको सारा खेल जो है समझ में आ गया होगा कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। अब आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। आगे वाला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच autotropes take in carbon dioxide and H2O and convert these into carbohydrates। तो इसमें क्या होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? इसमें ऑटोट्रोप्स जो होते हैं, जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाई जो वाटर होता है उसका इंटेक करते हैं, उसे लेते हैं और उन्हें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्या करते हैं ऑटोट्रोप क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके अंदर प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में ये सारा काम होता है और इसके अंदर सनलाइट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको
कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कैसे जो है वो फूड बनता है, फूड प्रिपेयर होता है। कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2 वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये इक्वेशन आपको एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के प्रेजेंस में आता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के केस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो C6H12O6 की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ग्लूकोज बनता है और यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है और उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन जो है आपको याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। आपको जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाए तो ये इक्वेशन आपको ज़रूर लिखनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि रॉ मटेरियल बता दो फोटोसिंथेसिस के लिए, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहला रॉ मटेरियल तो मैंने आपको बताया कि ये सारा काम जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक प्लांट का ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे ही क्लोरोफिल बोलते हैं। अभी आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। और इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो सेकंड जो रॉ मटेरियल होता है वो क्लोरोफिल होता है। और थर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि प्लांट का एक पार्ट होता है स्टोमेटा, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज कर देता है। ठीक है, इसलिए आपको पता होगा कि आप, इसलिए ये कहा जाता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और वो हवा में या फिर कह सकते हो आप एयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए प्लांट जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की। आपको समझ में आ गया होगा रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला आपका सनलाइट चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल और तीसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। और इसके अंदर हाँ, चौथा भी आपका जो है वो H2O की भी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर का इंटेक करता है प्लांट, तभी जो है फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक आपसे एग्जामिनेशन में एक बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता दो, कि कहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है परफॉर्म होती है, साइट बता दो उसकी। ठीक है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, तो उस प्लांट के पार्ट में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होती है। आपको ये शॉर्ट पॉइंट जो है ज़रूर से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है कि मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी मेन इवेंट्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं पॉइंट बता रहा हूँ क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो आपको पता है कि प्लांट के ऊपर क्या होता है, सनलाइट गिर रही है, सनलाइट प्लांट के ऊपर गिर रही है, तो सनलाइट क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर, वो जो लाइट गिर रही है, सनलाइट गिर रही है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने क्या करी, एब्जॉर्ब करी, उसे वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसके साथ क्या होता है कि वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या था कि क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, जो कि सनलाइट जो कि प्लांट पर गिर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट गया या फिर स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। फिर तीसरा क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिड्यूस हो जाती है, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। यही मेन इवेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस की, जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी कि मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बता दो, उसकी प्रोसेस बता दो। तो आपको ये तीनों चीज़ें ज़रूर से लिखनी है। सबसे पहले क्या करता है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हुई है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। और तीसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करा है प्लांट ने वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है। ठीक है,
ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। 7th पॉइंट है यहाँ पर स्टोमेटा। स्टोमेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। स्टोमेटा आपको पता होना चाहिए। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी भी जो लीव्स होती हैं उनको गौर से ऑब्जर्व किया होगा, जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे जो पॉइंट्स हैं, वो जो होल्स हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें पोर्स बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। जो लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। ये आपको अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन मैं बता देता हूँ आपका। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो टाइनी सरफेस पर, मतलब कि ये जो लीव्स पे छोटे छोटे वो प्रेजेंट होते हैं, जो होल्स प्रेजेंट होते हैं, ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का इनका काम होता है। ठीक है। और दूसरा, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि ये जो है क्या करते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है, उसके दौरान कई सारा पानी जो है वो प्लांट के अंदर से लूज करते हैं, क्योंकि ये टाइनी होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। इन्हीं के अंदर से प्लांट जो है वो जो वाटर है उसको लूज करता है। ठीक है, बस आपको ये 2 पॉइंट्स जो है अभी याद रखने हैं। इसके लिए स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं सर्फ लीव्स के सरफेस पर, इसका काम होता है सबसे पहले गैसेस को एक्सचेंज करना, और दूसरा वाटर को लूज करना एट द टाइम ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान ये क्या करते हैं? प्लांट्स में से वाटर को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है अभी। फिर आगे चलते हैं। स्टोमेटा हो गया। अब यहाँ पर आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, अभी हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो भाई, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमें समझ में आ गया कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट और एनिमल्स के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है तो अपने फूड के लिए। ठीक है, तो उसे को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या क्या होते हैं? देखो भाई, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एनिमल्स टेक इन फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को अंदर लेते हैं, यानी फूड जैसे उनकी बॉडी में गया तो फूड जो ब्रेक डाउन हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर ही, यानी कि उनके बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे ही एनिमल की फूड इनटेक होता है वैसे ही जो है वो बॉडी के अंदर उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर आता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हेटरोट्रोपिक का पार्ट है। सेकंड आता है सैप्रोफाइटिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी कि जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से क्या होता है? डिकम्पोज हो चुका होता है, उस टाइप के फूड को जो कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, या फिर उसे सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तीसरा आता है आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड इनटेक करते हैं उन्हें पैरासाइट्स बोला जाता है। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या फिर उसके बाहर रहते हैं, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कसकटा। ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? कसकटा जो है एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज़ जो है आपको तीनों चीज़ याद रखनी है, होलोजोइक, सैप्रोफाइट और आपका पैरासाइट्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको ढंग से याद रखना है। पैरासाइट का एग्जाम्पल हो सकता है आपका कसकटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो आपका है न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में आपसे जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उसकी पूरी प्रोसेस आपसे पूछी जाएगी। न्यूट्रिशन इन एमीबा, देखो एमीबा जो होता है ना, एमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये सिंगल सेल्ड होता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपको जैसे दिख रहा है ना कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अमीबा के अंदर ये न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है अपना।
ये आपको दिख रहा है अमीबा है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है। और इसके जो सेंटर पर ये जो चीज़ प्रेजेंट है, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब मान लो कि कोई फूड पार्टिकल जो है वो उसके बाहर ऐसे प्रेजेंट है अमीबा के अंदर। अमीबा क्या करता है, जो फूड पार्टिकल उसके बाहर प्रेजेंट है, उसके अमीबा के अंदर एक स्यूडोपोडिया नाम का एक चीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं फॉल्स फीट, भी हम जिसे बोलते हैं। फॉल्स फीट का मतलब होता है, ये क्या करता है, ये फूड को इनटेक कर लेता है। क्या करता है? ये फूड को इनटेक करता है, इसे फॉल्स फीट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो फूड पार्टिकल है, ये स्यूडोपोडिया ने अपने अंदर, यानी कि जो अमीबा है उसके अंदर इनटेक कर लिया, और उसके बाद ये जो फूड वैक्यूल होता है अमीबा के अंदर, वहाँ पर ये फूड चला जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल का मतलब है जहाँ पर फूड स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब यहाँ पर इसकी प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस क्या होती है? देखो, जब भी आपसे अमीबा के बारे में या न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम जरूर से बनाना है। ठीक है, चारों डायग्राम बनाने हैं, ये सारी आपको लेबलिंग करनी है। न्यूक्लियस क्या होता है, फूड पार्टिकल, सूडोपोडिया और फूड वैक्यूल। ठीक है, अब फिर बात करते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। इसको समझाना कैसे है आपको। जो सूडोपोडिया के अंदर जो देखो क्या होता है, सूडोपोडिया क्या करता है, सूडोपोडिया क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सूडोपोडिया क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड हो जाती है, वो फैल जाती है। उससे क्या होता है, वो फूड को कैप्चर कर लेता है, फूड को इनटेक कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि वो फूड जो है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है, जब फूड वैक्यूल के अंदर फूड लंबे समय तक स्टोर रहता है, तो क्या करता है कि फूड वैक्यूल उस फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर फूड लंबे समय तक रहने के लिए वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब फिर क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है, या फिर जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेशन के बाद प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं, जो डाइजेशन हमारी हो चुकी है अमीबा के अंदर, अब कुछ ऐसा फूड होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेल के सरफेस पर आ जाता है, और वो जो है अमीबा उसे बाहर फेंक देता है। उसे सेल के सरफेस से आते ही वो क्या करता है, उस फूड को अमीबा से बाहर निकाल देता है। आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी क्या करना है, अमीबा का कैसे फूड इनटेक होता है। सबसे पहले अमीबा क्या करता है, अमीबा के अंदर एक स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंशन होती है। उसके बाद फूड कैप्चर होता है, फिर फूड जो है वो फूड वैक्यूल में जाता है जहाँ पर फूड जो है वो स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। सिंपल सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होता है। उसके बाद ये डिफ्यूजन का सिंपली मतलब है कि जो आपका ब्रेक डाउन होता है सब्सटेंसेस का, उसे ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जो कि आपका वेस्ट मटेरियल होता है, वो सरफेस ऑफ सेल पर, यानी कि जो सेल का सरफेस है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो मूव होता है। और उसके बाद जो है अमीबा जो है इस फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। इसके अंदर आपको डायग्राम जरूर बनाना है। जो डायग्राम है उन सारी डायग्रामों की आपको लेबलिंग जरूर करनी है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। और साथ ही साथ ये जो आपका एरो करके आपने एक तरीके से ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको आप एग्जामिनेशन में लिख देते तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ऐसे ही अमीबा की तरह ही एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं पैरामीशियम। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है पैरामीशियम के अंदर। तो देखो, पैरामीशियम भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। पैरामीशियम जो है उसके अंदर क्या होता है, एक सीलिया प्रेजेंट होता है। देखो, वह सीलिया क्या होता है, सीलिया एक जो कि पूरे बॉडी पर उस ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होता है। देखो, सीलिया क्या होता है, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम कुछ ऐसा टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसके सीलिया क्या होता है, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, पैरामीशियम के ऊपर सीलिया होता है जो कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली एक क्या होता है, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है फूड इनटेक कर लेता है पैरामीशियम के अंदर एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक स्पॉट पर जो है वो फूड को इनटेक कर लेता है। बस यही जो है आपका न्यूट्रिशन है पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम के अंदर बस आपको इतना ही लिखना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया बेसिकली एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को इनटेक करता है एट अ स्पेसिफिक
स्पॉट। ठीक है, बस आपको इतना एक पॉइंट पूछा जाएगा आपसे कि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम को एक्सप्लेन कर दो, तो आपको ये, अगर आप इसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर देते हो तब भी आपका जो है चल जाएगा। बाकी आपका ये स्कीमेटिक डायग्राम भी बना देते हो, ये इलस्ट्रेटिव जो भी ये चीज़ आपको फ्लो चार्ट दे रखा है वो बना देते हो, तो जो टीचर हैं वो आपके समझ जाएंगे। ठीक है, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। देखो भाई, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इंजेशन, एक होता है डाइजेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है ईजेशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये पाँचों स्टेप्स जो है वो आपको याद रखना है। इनके थ्योरेटिकल मीनिंग्स भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। बस आपको जो है ये समझ लेना है कि ये जो प्रोसेस होते हैं, देखो हर चीज़ के लिए डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको इतनी आसान होती हैं, या फिर कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज में भी समझ लोगे तो भी आपको आराम से जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं इंजेशन ऑफ फूड की। देखो मैंने बताया था आपको, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है फूड को इनटेक करके अपनी बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन कर लेता है। तो इसके अंदर इंजेशन का मतलब होता है, इंजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर फूड को इनटेक कर लेते हैं। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, इंजेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करना। सेकेंड इसके अंदर पार्ट होता है, स्टेप होता है डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब आप सभी को पता है कि फूड को डाइजेस्ट करना। तीसरा क्या होता है कि जो फूड हमने लिया हमारी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना। चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी हमने फूड हमारी बॉडी में लिया है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जब वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाइजेशन के दौरान हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसे कह सकते हो। फिर चौथा पार्ट, वो पांचवा पार्ट आता है ईजेशन। ईजेशन का मतलब वही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट आउट करना, या फिर उसे जो है आपको बॉडी से थ्रो आउट कर देना। ठीक है, थ्रो आउट कर देना, तो वही चीज़ जो है आपकी ईजेशन होती है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको इतने 5 पार्ट आपको याद रखना है कि स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाए पॉइंट्स बनाकर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके ह्यूमन बींग्स के बारे में। देखो यहाँ पर ये जो चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो चालू हो चुका है। प्लांट वाला भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ह्यूमन बींग्स वाला यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो हमारे इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे हम जो न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, हमें कैसे एनर्जी मिलती है पूरे दिन, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि आप जो अपने डेली रूटीन के अंदर आप माउथ से फूड को इनटेक करते हो। ठीक है, खाने को इनटेक करते हो माउथ से, फिर वो माउथ से फूड कहाँ जाता है, वो तीत तीत क्या करता है उस फूड का, तीत क्या करता है उस फूड को च्यू करता है, फिर उसे ग्राइंड करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है। फिर वो टंग टंग क्या करता है, रोलिंग या फिर टेस्टिंग ऑफ फूड, यानी कि उस फूड को टेस्ट करने के काम आती है टंग हमारी। उसके बाद क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे मुंह के अंदर या फिर जो हमारा माउथ है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, यानी कि जो सलाइवा होता है उसको सीक्रेट करते हैं। और उसके बाद जो म्यूकस होता है, म्यूकस, देखो भाई स्टार्च, स्टार्च क्या करता है, स्टार्च का ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है यहाँ पर। जो स्टार्च होता है जो हमारे बॉडी के अंदर, जो स्टार्च होता है उसके अंदर यहाँ पर एक एंजाइम होता है अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो है एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ज़रूर जाएगा, ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्टार्च, यानी कि जो हमारे मुंह में, यानी कि जो माउथ होता है, जब वो सलाइवा सीक्रेट करता है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो म्यूकस होता है, म्यूकस इनर लाइनिंग होती है जो कि हमारे बॉडी में उसको एसिड वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई बात ध्यान रखने वाली नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि स्टार्च जो है उस सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में, सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं खाना हमारा कहाँ जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो है वो एक पाइप होता है हमारे बॉडी में, आप कह सकते हो एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को इनटेक करता है माउथ से, और माउथ से कहाँ ले जाता है, स्टमक में ले जाता है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है जो आपके बॉडी के अंदर, जो जो ईसोफेगस होता है उसके अंदर आप कह सकते हो जो जिगजैग मूवमेंट होती है हमारे
ईसोफेगस के अंदर, उससे क्या होता है, खाना हिल हिल के माउथ से स्टमक तक पहुंच जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद ईसोफेगस से फूड कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में क्या करता है, जो स्टमक के अंदर होता है, स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं, या फिर उन्हें गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है, जैसे ही हमारा जो फूड है वो हमारे पेट में पहुंच गया, या फिर हमारा जो स्टमक है उसमें पहुंच गया, वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं या रिलीज करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर सबसे पहला आपका पेप्सिन प्रेजेंट होता है, दूसरा एससीएल प्रेजेंट होता है, और तीसरा म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो पेप्सिन का काम क्या होता है। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि बॉडी के अंदर क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन कर लेता है। जब बॉडी के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर फूड पहुंच गया तो पेप्सिन का काम होता है उस फूड को ब्रेक डाउन करना। एससीएल, एससीएल क्या करता है, एससीएल एसिडिक मीडियम बनाता है। एससीएल क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो पाए। थर्ड, म्यूकस। म्यूकस क्या होती है, स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, यानी कि स्टमक जो होता है, मान लो ये स्टमक है, तो इसके अंदर जो एक इनर लाइनिंग प्रेजेंट होती है म्यूकस की, जो कि हमारे फूड को, जो फूड है या फिर हमारी जो स्टमक है उसे प्रोटेक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जो एसिड है जब वो एक्सेस ना हो जाए, इसलिए जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, ताकि वो एसिड से प्रिवेंट कर सके या फिर प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पेप्सिन जो ऐसा एंजाइम होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। एचसीएल एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि फूड डाइजेस्ट हो पाए। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसे एसिड से बचाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर इंटेस्टिनल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में आते हैं उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो फैट होता है, फैट को फैटी एसिड्स और ग्लाइकोल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड्स और ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, इंटेस्टिनल एंजाइम का क्या काम होता है। जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, फैट का क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट फैटी एसिड्स और ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा काम भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक विली प्रेजेंट होती है। विली का क्या मतलब होता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ठीक है, तो विली जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है विली का। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ। और ये इस विली का क्या काम होता है, ये ब्लड के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन कराती है, यानी कि ब्लड के अंदर फूड की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वाला एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं विली। विली का काम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फूड गया है वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए ढंग से, या फिर उसे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये काम होता है विली का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। ठीक है, आपको ये ज़रूर से ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ लिया विली के बारे में। ठीक है, अब एक और पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसके अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लीवर से सिक्रीशन, यानी कि लीवर से सिक्रीशन रिसीव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लीवर से कुछ सिक्रीशन रिसीव करता है। अब लीवर क्या है, लीवर के अंदर, लीवर देखो भाई, लीवर क्या है, लीवर बाइल जूस नाम का एक जूस रिलीज करता है। ठीक है, लाइव जो लीवर होता है हमारे बॉडी के अंदर वो बाइल जूस को रिलीज करता है।
और इस बाइल जूस का काम होता है जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, यानी कि जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, उन्हें इमल्सिफाई करता है और छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो लिवर के बात कर आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशन आती है लिवर से। लिवर का काम होता है, लिवर बाइल जूस को रिलीज करता है। बाइल जूस का काम होता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफिकेशन करके उसे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर ये लिखा भी है इमल्सिफिकेशन क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि इमल्सिफिकेशन बता दो, तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन आपने पढ़ ली, समझ में आपको आ गया। अब बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। जो पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है, तो पैनक्रियाज का काम होता है, पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं। ठीक है, जो पैनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ट्राइप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्राइप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देना, और लाइपेज का काम होता है फ्लैट फैट को ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट्स हैं, इनको आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इन्हें याद करते करते, इसलिए मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बनाकर दिया है ताकि आप इजीली सारी चीज़ों को याद कर पाओ। जैसे मैंने फ्लो चार्ट के अंदर लिख रखा है ये सारी चीज़ें, वैसे ही आपको याद करना है, अदरवाइज जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको बताया पैनक्रियाज जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ट्राइप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्राइप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देना, और लाइपेज का काम होता है फैट्स को ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सारे जो टर्म्स हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। इमल्सिफिकेशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट खत्म हो गया, अब आता है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके दो काम होते हैं। पहला ये क्या करता है, एक्सेस वाटर, जो ज़्यादा पानी हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा काम होता है रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय बॉडी विया द एनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है एक्सक्रीशन के लिए कंपोनेंट यूज होता है रेस्ट मटेरियल, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो कि इजेशन प्रोसेस से हमारा एनस के थ्रू क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के दो काम होते हैं, पहला एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करना, दूसरा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना। ठीक है, जिसे हम इजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको क्या हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है, हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्पिरेशन उसे ही बोलते हैं, लेकिन इसकी कुछ डेफिनेशन अलग होती है, आपको ये समझनी है। सबसे पहला क्या होता है रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन का क्या काम होता है, गैसियस एक्सचेंज। देखो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो उसके अंदर क्या होता है कि मान लो ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इनटेक होता है। ठीक है, हमें पता है हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, और हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, रिलीज़ करते हैं। सेकंड क्या होता है, जो हम फूड अपना डेली लाइफ में खाते हैं, जो फूड इनटेक करते हैं, जब वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है वो फूड, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उस फूड को तोड़ देता है, और उस फूड को तोड़ने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ठीक है, यही चीज़ आपको लिखनी है एग्जामिनेशन के अंदर, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी इनसाइड सेल। और आपको मैंने बताया कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में जाता है वो उस फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। उस फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या जनरेट होता है, ग्लूकोज जनरेट होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब आगे यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें पता है ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म सेल का ही एक पार्ट होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज
3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। पहला होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और तीसरा होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जब हमारे बॉडी के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल ख़त्म होता है ऑक्सीजन, उस केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में उसके एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, जब हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ख़त्म होता है तो जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि पायरुविक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में और एनर्जी रिलीज होती है, साथ साथ लैक्टिक एसिड में हमारी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है और उसके साथ हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। इस लैक्टिक एसिड का कॉन्सेप्ट आपको एक आगे भी एग्जांपल में समझाऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, कमी होती है ऑक्सीजन की, तब हमारी बॉडी जो है लैक्टिक एसिड और एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, या फिर आप इसे पायरुविक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है तो ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ हमारी बॉडी में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये आपको सारी बातें जो हैं यहाँ से समझ में आ गया होगा, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन कैसे होता है, सबसे पहले एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है, दूसरा जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और तीसरा जब ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म होता है बॉडी से। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। देखो भाई, रेस्पिरेशन जो है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता। दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल के अंदर। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं, नोट डाउन कर लेना टेबल बना के, ठीक है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें लास्ट में मिलता है। और एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन की केस में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपसे एग्जामिनेशन में ज़रूर से पूछे जाएंगे। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, इसलिए आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, यानी कि हम लोग जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। उसका पूरा एक पैसेज होता है, उसका पूरा एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, वैसे ही हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का तो वो बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और कई बार जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है, जैसे ही हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं तो उसका एक पूरा पैसेज होता है एयर का, ठीक है। पूरा एक कह सकते हो आपकी पाथवे होता है जिससे एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो जो पैसेज होता है एयर का वो स्टार्ट होता है यहाँ पर नोस्ट्रल से। हमारे नोज़ में क्या होती है, नोस्ट्रल होती है। नोस्ट्रल से एक नसल पैसेज में एयर जो है वो एंटर करती है। नसल पैसेज बेसिकली एक पाथवे होता है जहाँ पर जो है एयर एंटर करती है। उसके बाद यहाँ पर एयर एंटर करती है नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी बेसिकली जो नोज़ होती है वहाँ पर प्रेजेंट जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे नेसल कैविटी बोलते हैं, जहाँ पर एयर है वो एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद वो एक पार्ट में एंटर करती है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स वाले पार्ट में एंटर करने के बाद उसके बाद वो लैरिंग्स में एंटर करती है। उसके बाद जो है वो ट्रेकिया में एंटर करती है। उसके बाद जो है वो छोटी छोटी ब्रोंकाइज में ट्रैवल करती है, यानी कि एंटर करती है। अभी इसको जो है मैं आपको इलस्ट्रेट करके भी समझाऊंगा, पहले आपको समझना है कि पाथवे क्या है। फिर ब्रोंकाई से वो एयर जाती है हमारे लंग्स के अंदर और लंग्स से जो है वो अलग अलग डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स में जाती है,
ठीक है, और उससे वहाँ से वो जो है एल्वियोलर में जाती है, जिसे हम ब्लड कैपिलरीज में भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा जो पाथवे है एयर का वो ध्यान रखना है कि कैसे कैसे जो हमारी एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रैवल करती है, या फिर कह सकते हो आप एंटर करती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये कैसे समझ में आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको ये पूरा पाथवे याद करना है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ एयर जो है वो एंटर करती है। ये सारा पाथवे याद करने के बाद मैं आपको एक बारी इसका डायग्राम एक बार ज़रूर से समझाना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे कैसे जो है एयर जो है हमारी ट्रैवल करती है। ठीक है, डायग्राम जो है वो आपका एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, डायग्राम आपको ज़रूर से देख के जाना है, उससे आपको क्या है क्लैरिटी मिल जाएगी टॉपिक्स की कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका नसल पैसेज यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये नसल पैसेज है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, इसे फेरिंग्स बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जो है एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इसे लैरिंग्स बोलते हैं, जहाँ से एंटर एयर होती है आपकी ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो लंबी सी आपकी एक तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड ट्यूब है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर आपकी उसके नीचे ही फिर एयर एंटर करती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई आपको दिख रहा होगा कि दो डिवाइडेड पार्ट्स हैं, जहाँ से एयर जो है दोनों लंग्स के अंदर फ्लो करती है, और उसके बाद जो है वो ब्रोंक्यूल्स में एंटर करती है। ब्रोंक्यूल्स जो है वो आपको दिख रहा होगा, ब्रोंक्यूल्स इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये छोटी छोटी क्या होती हैं, ब्रांचेज होती हैं जिसके अंदर जो है एयर एंटर करती है। ठीक है, और फिर ये जो है एल्वियोलर सैग में एंटर करती है। ठीक है, यही जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी करके आपको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स दिखाई गई हैं। ये आपको डायग्राम में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी क्लैरिटी मिल जाए, कहाँ से कहाँ एयर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, डायग्राम से क्या है, आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि कैसे जो है एयर का पैसेज चलता है, कहाँ से कहाँ जो है वो एयर फ्लो करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, और चीज़ों की क्लैरिटी जैसे कि आपका ये जो रिब्स होते हैं, रिब्स आपको दिख गया कि ये जो आपका जो बोन स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है उन्हें बोलते हैं रिब्स। रिब्स के पीछे ये जो जो आपको फ्लफी सा पार्ट दिख रहा है इसे हम डायफ्राम बोलते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है जब हम एयर को इनटेक करते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी टॉपिक्स की कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती है, कैसे जो है हमारा एयर जो है वो फ्लो करता है बॉडी के अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पर आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स होते हैं कि हम जो है किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बेसिकली दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक होता है, पहला हम तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर आपसे एग्जामिनेशन में डिफरेंस पूछा जाएगा, इसलिए जो है दोनों टॉपिक्स को आपको ढंग से समझना है। इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी जो कैविटी है यानी कि जो चेस्ट है वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है, फैल जाती है इनहेलेशन के दौरान। जैसे हम ऑक्सीजन को इंटेक करेंगे तो हमारी जो कैविटी है यानी कि जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाएगी। लेकिन एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, जब हम ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे अपनी बॉडी से तो जो चेस्ट है यानी कि जो कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है कि सेकंड वाला पॉइंट जो है इसमें दे रखा है, इनहेलेशन के दौरान जो मैंने आपको अभी रिब्स एक्सप्लेन करे थे, जब हम बॉडी में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ यानी कि लिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। और एक्सहेलेशन के दौरान जो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी कि रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको डायफ्राम आपने देखा, डायफ्राम जो है वो इनहेलेशन के दौरान यानी कि जब हम बॉडी में ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब हम बॉडी से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम जो है वो का कुछ शेप डिफाइंड हो जाता है, कुछ शेप में डायफ्राम जो है वो आ जाता है जैसे ही हम बॉडी में से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर्स द लंग। यानी कि इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि जो लंग्स है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, उससे क्या होती है हमारे बॉडी में एयर जो है वो एंटर हो जाती है। लेकिन एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है कि जो लंग्स की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी बॉडी से एयर जो है वो बाहर निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लंग्स की वॉल्यूम है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये 4 पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स आपको बेसिकली जो है याद रखना है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में तो आप जो है एक टेबल बनाकर जो है इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। आपकी जो स्टोमेटा होती है वहाँ पर क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होती हैं। दो और चीज़ें हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर, एक तो आपका लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, यानी कि जिससे प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। और रूट्स की जो सरफेस होती हैं, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है उसकी जो सरफेस होती है वहाँ पर भी क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज एक्सचेंज होती है और प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड हो गई, एक तो आपको लेंटिसेल्स याद रखने हैं और दूसरा रूट्स की सरफेस से भी प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो है आपके जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहला आपका हार्ट हो गया। हार्ट जब पंप करेगा तब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होगा, और ब्लड ऐसे ही सर्कुलेट नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स चाहिए। ब्लड वेसल्स भी दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वीन्स, यानी कि हमारी बॉडी में हर जगह हर पार्ट में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आपकी आर्टरीज होती हैं और एक आपकी वीन्स होती हैं। तीसरा है सर्कुलेटरी मीडियम चाहिए। सर्कुलेटरी मीडियम का मतलब है कि ब्लड जो है सर्कुलेटरी मीडियम है जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं ट्रैवल करती हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और सेकंड जो है वो लिम्फ होता है। लिम्फ जो है आगे हम बात करेंगे लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। अभी आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि हमारे ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं, पहला हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा ब्लड और लिम्फ, ठीक है। सर्कुलेटरी मीडियम जिसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे वाला पार्ट जो है सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है इस चैप्टर का, ये लगा लो, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म होता है, यानी कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में कैसे फ्लो करता है, कैसे पहुंचता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि जैसे ही हमारा जो है हमने ऑक्सीजन को इनटेक करा, ठीक है, जैसे ही हमने जो ऑक्सीजन है उसे इनटेक करा तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाए तो उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जब ऑक्सीजन ब्लड में आ जाए, फ्लो हो जाए, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के यानी कि जो हार्ट है उसके लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है, ठीक है, फ्लो करता है। लेफ्ट आर्टरियम से फिर वो जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक आर्टरी होती है जिसे हम ऑर्टा बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप की आर्टरी होती है। ऑर्टा के थ्रू जो है वो हमारे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो देखो हमने पढ़ा था कि लंग्स से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आया तो वो खून में मिल गया, ब्लड में मिल गया, तो ब्लड जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया। अब उसके बाद वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है, लेफ्ट आर्टरियम से वो ऑक्सीजन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में पहुंचता है, और उसके बाद जो है वो ऑर्टा नाम की जो वीन होती है या फिर आप आर्टरी कह सकते हो, ये आर्टरी जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स में उस ब्लड को फ्लो करा देती है, यानी कि उस ब्लड को पहुंचा देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा तो जो ऑक्सीजन है वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, और पूरा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन वहाँ से सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर चुका है। एक ही पार्ट में या फिर एक ही स्पेसिफिक पार्ट में जो है ऑक्सीजन नहीं बचा है, पूरी बॉडी के अंदर ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है विया ब्लड, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस ब्लड के अंदर से पूरा ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाता है, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड में कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वीना कावा के थ्रू, वीना कावा भी एक वीन होती है, वीना कावा के थ्रू वो ब्लड जो है वो आपका राइट आर्टरियम में पहुंचता है। राइट आर्टरियम से फिर वो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, जहां पर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, और उसके बाद दोबारा से जब रिलैक्स हो जाता है, फिर जब दोबारा से हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और दोबारा से क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है। आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई
क्या क्या प्रोसेस होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास हमारे बॉडी में लंग्स से एंटर करता है, उसके बाद ऑक्सीजन में ब्लड मिक्स होता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ओर्टा नाम की वीन जो है उसे पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है तो वीना कावा के थ्रू वो राइट आर्टरियम में जाता है, राइट आर्टरियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है जहाँ पर वो रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद जब हम दोबारा से इनहेल करते हैं बॉडी में ऑक्सीजन को तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोबारा से लंग्स में ऑक्सीजन जो है हमारे पहुंच जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको पूरा पार्ट। अब इसका एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, डायग्राम की लेवलिंग भी आपको सारी याद रखनी है। ठीक है, इसलिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपसे 10 बार पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। इसलिए इस डायग्राम को आपको ढंग से जो है बना के नोटबुक पे भी देखना है और साथ ही साथ आपको इसके जितने भी लेवलिंग पॉइंट्स हैं वो ज़रूर से ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपका लेफ्ट आर्टरियम वाला पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड यहाँ पर आया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में चला गया। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में गया, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ओर्टा नाम की वीन है। ठीक है, ये वाली ओर्टा नाम की वीन है। ओर्टा जो है यहाँ पर ये इसका काम होता है कि ये जो है बॉडी के सारे पार्ट्स में आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये राइट आर्टरियम है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा राइट वेंट्रिकल। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा कि वीना गावा, ये वीना गावा दिख रही होगी आपको, ये पतली सी वीन। उसके बाद ये आपको, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये सारी चीज़ें जो है आपको दिख रही होंगी। यहीं से जो है पूरा ब्लड का फ्लो वाला जो सिस्टम है वो चलता है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है ये सेप्टम होती है। सेप्टम जो है वो डिवाइड कर देती है ब्लड को। ठीक है, ये डिवाइडिंग वॉल बोला जाता है इसे, इसलिए जो है इस सेप्टम को भी आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि डिवाइडिंग वॉल बता दो तो आपको सेप्टम ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा डायग्राम कहाँ से कहाँ। बस आपको फ्लो जो है, फ्लो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि फ्लो कहाँ से कहाँ करता है और क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड जो है, क्या ब्लड होता है, ब्लड होता क्या है आखिर में। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ब्लड को साइंस की लैंग्वेज में। आप तो नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लड ही बोलते होगे, लेकिन जो साइंस की लैंग्वेज होती है उसमें ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है ये आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ से जो है इन पार्ट्स को पढ़ोगे। तो ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सबसे पहला 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका होता है सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, लिक्विड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सॉलिड कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। सॉलिड कंपोनेंट के भी यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, वाइट ब्लड सेल्स है ये, और ये क्या है, ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। फिर तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। अब इनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग आपसे एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछी जाएगी। जो रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल का काम होता है कि ये गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ठीक है, जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, इसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को कैरी करता है। सेकेंड, आरबीसी का काम होता है कि ये जो है या रेड जो कलर है ब्लड का उसे इम्पार्ट करता है, यानी कि जो रेड ब्लड कलर होता है, रेड कलर होता है जो ब्लड का, वो आरबीसी की वजह से होता है, इम्पार्ट रेड कलर टू ब्लड, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोग्लोबिन भी बोलते हैं। आपने साइंस की लैंग्वेज में सुना होगा। ठीक है, तो आपको 2 बातें रेड ब्लड सेल्स के बारे में ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि ये जो है गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करता है, और दूसरा जो है ये जो हमारा रेड कलर होता है ब्लड का वो आरबीसी की वजह से होता है। सेकंड बात कर लेते हैं आपकी डब्ल्यूबीसी की, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल जो है वो एक तरीके से डिफेंस प्रोवाइड करता है, या फिर आप कह सकते हो वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे ब्लड को जर्म सेल्स और बैक्टीरिया वगैरह से प्रिवेंट करना। प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय एंगल्फिंग जर्म सेल्स एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, एक तरीके से ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हो आप इसे कि काम करता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है, तीसरा कंपोनेंट होता है सॉलिड कंपोनेंट में ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स आपने सुना होगा। ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग है उसको करना है, यानी कि जब हमारे बॉडी में से खून निकलना लग जाता है या फिर बॉडी से ब्लड फ्लो करने लग जाता है तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है
अपना काम शुरू करती हैं और एक लेयर फॉर्म कर देती हैं ब्लड, ताकि ब्लड जो है वो हमारे बॉडी से ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है, ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए जो है एक क्लॉट फॉर्म कर देती हैं, ठीक है, एक खून का आप कह सकते हो ऐसे एक लेयर फॉर्म कर देती हैं, ताकि जो है हमारे जो ब्लड है वहीं पर रुक जाए और ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं, ब्लड का दूसरा कंपोनेंट होता है लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में आपका इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा भी जिसे हम कहते हैं। एक येलो कलर का फ्लूइड होता है ब्लड प्लाज्मा, जिसके अंदर 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा एक ऑर्गेनिक फ्लूइड होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा जो कि लिक्विड कंपोनेंट होता है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर आपको इसमें नहीं जाना है, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, और लिक्विड कंपोनेंट होता है आपका ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, जो कि येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर लिम्फ की, ठीक है। लिम्फ जो है, लिम्फ के अंदर अब बात कर लेते हैं, लिम्फ क्या होता है? A yellowish fluid escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces contain less protein than the blood. Lymph flows from the tissues to the heart, assisting transportation and destroying germs. ठीक है, देखो ये जो लिम्फ होता है, लिम्फ भी एक टाइप का फ्लूइड होता है, ठीक है। लिम्फ जो है एक येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या करता है, आपको फ्लो करता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन्स देन द ब्लड, लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, ठीक है। लिम्फ जो है वो ऐसा फ्लूइड होता है जो टिश्यू से हार्ट तक फ्लो करता है, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। दो काम आपको या फिर दो फंक्शंस आपको पता लग गए, किसका कहाँ, ये कहाँ से फ्लो करता है, लिम्फ टिश्यू से लेके हार्ट तक फ्लो करता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। ये एक तरह का येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर लिम्फ के बारे में, ठीक है, लिम्फ के बारे में। चलो लिम्फ का पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, अब बात कर लेते हैं। देखो लिम्फ जो है उसके बारे में आपसे एग्जामिनेशन में बस उसका फंक्शनिंग वगैरह पूछा जाता है, लिम्फ जो है, इसलिए जो है उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। फिर आते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। देखो यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है दो तरह की होती हैं, जिससे ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है। एक होती है आर्टरीज और एक होती है आपकी वीन्स, ठीक है, आपने सुना भी होगा। आर्टरीज जो है, आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस होता है। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारे हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के आर्टरीज का काम होता है, मतलब आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर आर्टरीज, सारी तरह की आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं वीन्स की। वीन्स का काम होता है, वीन्स होती हैं कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, ठीक है। बस इसमें आपको डेफिनेशन का याद रखना है ताकि आप जो है समझ पाओ, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। वीन्स, वीन्स का मतलब होता है कि जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक, ठीक है। यहाँ पर हार्ट से बॉडी पार्ट है और यहाँ पर क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, ये जो है वीन का काम होता है, ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुँचाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन को छोड़ के, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, आर्टरी क्या होती हैं? आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और जो वीन्स होती हैं, वीन्स आपकी कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं, ये कलेक्ट करती हैं। फिर आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज थिक एंड इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज जो है मोटी होती हैं, थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। और जो वीन्स होती हैं वो पतली होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल डिफरेंशिएट करने के लिए आर्टरीज और वीन्स के अंदर। तो आप जो है इस चीज़ों को, पॉइंट्स को जो है आपको ढंग से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसके लिए आपके 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं प्लांट के अंदर। एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम, ठीक है। एक 2 तरह के टिश्यू कह सकते हो आप, जाइलम टिश्यू और आपके फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो आप। जाइलम का क्या काम होता है? देखो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स के अंदर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है।
एक तो जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम क्या करता है, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं, रूट्स से ये जो है वाटर और मिनरल्स को दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाता है, ये काम होता है जाइलम का। फ्लोएम क्या करता है, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड ऑब्टेन करता है प्लांट, जो फूड जनरेट करता है, उसको जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करता है, फ्लोएम जो है लीव्स से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक, यानी कि अलग अलग जो प्लांट के पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाता है, ये काम होता है फ्लोएम का, ठीक है। जाइलम के अंदर देखो, जाइलम के अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसलिए यहाँ पर कोई एनर्जी यूज नहीं होती, लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या होता है, एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, या फिर एटीपी तो आपने सुना ही होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता लग गया है जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। जाइलम में कोई एनर्जी यूज नहीं होती, लेकिन फ्लोएम में जो है एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इज यूज फ्रॉम एटीपी, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दो चीज़ और, दो टर्म्स और होता है और आते हैं, एक आते हैं ट्रांसपिरेशन और एक होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सिंपली जो है डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि जब वाटर वेपर जो है वो लूज होने लगता है, वाटर वेपर जो है लूज होने लगता है जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ से, तब जो है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि क्या होता है कि जो लीव्स से प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक फूड ट्रांसफ़र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन एब्जॉर्ब करता है और अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर और मिनरल्स की, ठीक है। एक तरह का फोर्स लगता है, एक तरह का पुल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो होता है, और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ताकि वो जो है दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंच पाए। दूसरा क्या है, रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ प्लांट, यानी कि ये जो है प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, ताकि जो प्लांट है वो जो है मिनिमम टेम्परेचर पर, या फिर आप कह सकते हो प्रोमिनेंट टेम्परेचर पर रहे, जिससे जो है प्लांट जो है क्या कह सकते हो आप, न्यूट्रल रहे, ठीक है। इसलिए जो है आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, एक फोर्स लगा के जो है एब्जॉर्ब और अपवर्ड मूवमेंट कराना वाटर की, और दूसरा प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, होप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक कहता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक है। एक्सक्रीशन जो है मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन के केस में क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जब हम जो है फूड को डाइजेस्ट नहीं कर लेते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि हमारे बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और पेयर ऑफ यूरेटर, 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। इन सब के फंक्शंस जो है आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो एक्सक्रीशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है। देखो भाई, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज, ठीक है, जो हमारे किडनी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है, पासिस थ्रू द यूरेटर, यानी कि यूरेटर जो एक तरह की ट्यूब होती है, वहाँ से जो है क्या करता है, यूरिन पास आउट करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, यानी कि जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जाके स्टोर हो जाता है, जब तक वो यूरेथ्रा में रिलीज नहीं हो जाता, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, यानी कि यूरिन का काम क्या होता है, बेसिकली पर्पस होता है ताकि जो है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करा जा सके ब्लड में से, दैट इज यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, जिसका फॉर एग्जांपल जैसे कि यूरिया जो कि प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन क्या होता है, यानी कि हर एक किडनी में कई सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जिसमें से फिल्टर होता है यूरिन, जिसका काम होता है यूरिन को फिल्टर करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस आती है इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, नाइट्रोजियस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर
अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू ब्राउनमैन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, यानी कि क्या होता है, अलग अलग तरह का नाइट्रोजियस वेस्ट, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये जो है ब्लड से फिल्टर होकर ब्राउनमन कैप्सूल के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन आपको ये जो टर्म्स हैं वो ज़रूर से याद रखने हैं, ताकि आप जो है एग्जामिनेशन में बढ़िया तरीके से लिख पाओ। इसका जो यूरिन फॉर्मेशन का जो किडनी वाला दो डायग्राम जो हैं, जो डायग्राम वगैरह हैं, वो सारा डायग्राम जो है आपको ज़रूर से यहाँ पर देख के जाना है एनसीईआरटी से, इसलिए आपको जरूर से डायग्राम पढ़ना है इसका। ठीक है, एनसीईआरटी से आप देख सकते हो। टेबुलर फिल्ट्रेशन, देखो टेबुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड, यानी कि टेबुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब ये सब हो गया, नाइट्रोजस वेस्ट वगैरह निकल गया, उसके बाद क्या होता है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, यानी कि जो नेफ्रॉन के आसपास जो कैपिलरीज होती हैं वो से उस यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, जिसे हम टेबुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर आता है सीक्रेशन। सीक्रेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड इनटू द टेब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो सॉल्ट नमक होता है, जो कि जो सीक्रेट होता है, यानी कि रिलीज हो जाता है टेब्यूल के अंदर, जो यूरेटर के अंदर जाकर खुलता है। ठीक है, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर, यानी कि एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, पहले वो उसमें जाता है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर यूरेटर के अंदर एंटर कर जाता है, जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होता है, सॉल्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, इसे हम प्रोसेस को बोलते हैं सीक्रेशन, या फिर आप कह सकते हो इसे रिलीज हो जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको जल्दी से जल्दी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ लिया एक्सक्रीशन के बारे में। एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस क्या होता है, देखो हीमोडायलिसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मीन्ड फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, यानी कि हीमोडायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो है ब्लड को प्योरीफाई करते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल कर जो कि किडनी फेलियर पेशेंट के लिए इस्तेमाल करा जाता है हीमोडायलिसिस। अगर आपने सुना होगा साइंस की लैंग्वेज में, या फिर किसी भी व्यक्ति को कि भाई डायलिसिस जो हो रहा है या फिर डायलिसिस का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो हीमोडायलिसिस होती है, जिसमें ब्लड को प्योरीफाई करा जाता है एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल कर, जो कि बेसिकली किडनी फेलियर पेशेंट के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं, हमने ह्यूमन एक्सक्रीशन पढ़ लिया, बात करते हैं प्लांट्स के अंदर कैसा एक्सक्रीशन होता है, प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है वो टॉपिक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है थ्रू स्टोमेटा, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान ये जो भी गैसेज होती हैं वो प्लांट से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, अदर वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स, जो स्टोर्ड होता है दूसरा वेस्ट लीव्स वगैरह में, बार्क में, विच फॉल फ्रॉम द प्लांट, कुछ अलग अलग तरह के जो वेस्ट होते हैं जो पत्तियों पर होते हैं, जो प्लांट की जो कह सकते हो आप जो बार्क होती है, यानी कि जो डंडी होती है, वो पार्ट जो प्लांट है उससे नीचे गिर जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा मौसम बदलता रहता है। उसके बाद प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू सॉइल अराउंड देम, और क्या करते हैं प्लांट्स के आसपास, यानी कि ये मान लो एक प्लांट है, प्लांट के आसपास जो 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 मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है, वहाँ पर जो है प्लांट कुछ जो वेस्ट होता है उसका वो सॉइल के अंदर डिस्पोज कर देता है, निकाल देता है। फिर उसके बाद गम्स रेजिन इन ओल्ड जाइलम, यानी कि गम्स और रेजिन जो है वो ओल्ड जाइलम के अंदर निकल जाते हैं। और फिर आता है सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट इन द लीव्स ऑफ कोलोकेशिया एंड स्टेम ऑफ जैमकेंड, यानी कि कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में लीव्स से निकल जाता है या फिर स्टेम से निकल जाता है। ठीक है, ये जो है आपको समझना है, थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज है ये मैं मानता हूँ, लेकिन आपको जो है नोट्स इसी फॉर्म के अंदर याद रखने हैं। आपको जो है इन साइंस की लैंग्वेज के वर्ड्स को ज़रूर लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज जो है आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो टीचर को जो है समझ में आ जाएगा और आपके जो मार्क्स हैं वो एग्जामिनेशन के अंदर कट हो सकते हैं। बाकी ये सारे जो नोट्स हैं आपको मैंने समझा दिए हैं। एक्सक्रीशन वगैरह वाला पार्ट जो है वो प्लांट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन आपको जो है ज़रूर से पढ़ना ज़रूर है। और इसके अंदर आपके इस चैप्टर के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। एक तो सबसे पहला डायग्राम आपका ह्यूमन हार्ट का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बाद आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है एक तो किडनी जो फिल्ट्रेशन वाला डायग्राम है,
ये तीनों डायग्राम जो आपका एनसीईआरटी से एक बारी ज़रूर बना के देखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछे जा सकते हैं, इनकी लेवलिंग भी पूछे जा सकती है। इसलिए जो है भाई, ये जो पूरा चैप्टर है मैंने आपको इन नोट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और अगर आपको वीडियो का अच्छी भी लगी हो, ना भी अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी आपका रिकमेंडेशन हो या फिर आपको नोट्स के अंदर कोई कमी लगी हो, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर इन नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।